Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। गर्मी के मौसम में पीने के लिए ठंडा ठंडा पानी मिल जाए तो आत्मा एकदम तृप्त हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ठंडा पानी पीने के बाद हमें गले में खराश हो जाती है, खिचखिच होने लगती है, फिर गले में दर्द होने लगता है और आखिर में बुखार चढ़ जाता है। फिर हम ठंडे पानी और मौसम को कोसना शुरू कर देते हैं। आज आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताते हैं। ठंडा पानी और मौसम असल विलन नहीं है। मौसम कोई भी हो, ठंडा पानी पीने के बाद गला ख़राब होना बहुत ही आम समस्या है। इसलिए आज के एपिसोड में हम इस पर बात करते हैं। डॉक्टर से जानते हैं कि आखिर ठंडा पानी पीने से गला ख़राब क्यों हो जाता है, बार बार गला ख़राब होना किस चीज़ का इशारा है और इससे बचने के लिए क्या करें। सुनिए। बहुत लोग ये महसूस करते हैं या शिकायत करते हैं कि बहुत ठंडा पानी या ठंडा पानी पीने से गर्मियों में या सर्दियों में उनका गला ख़राब हो जाता है या गले में दर्द होने लगता है और ठंडा पानी से ही गले में इन्फेक्शन होती है। ये एक मिसकंसेप्शन है, सही बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठंडे पानी से आपको गले में इन्फेक्शन होती है, पर ठंडे पानी से ये ज़रूर होता है कि वो एक इरिटेंट होता है, मतलब गले को थोड़ा इरिटेट करता है, जिसके कारण कि गले में दर्द हो सकता है या गले में अनकंफर्टेबल लग सकता है, आपको अच्छा ना लगे, ऐसा हो सकता है। ये जब होता है जब आपको पहले से ही गले में कोई इन्फेक्शन होती है या कोई इन्फ्लेमेशन होती है, तो ठंडा पानी उसे बढ़ा सकता है। ये तथ्य किसी स्टडी में या साइंटिफिक स्टडी में प्रूवन नहीं है, बट ऐसा होता है कि जब आप ठंडा पानी पीते हैं तो गले के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो नैरो हो जाते हैं या कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कि रक्त का प्रवाह गले में कम हो जाता है, जो कि एक नॉर्मल हीलिंग, जो कि गले में अगर इन्फेक्शन हो तो जो गला ठीक होना होता है वो देर से ठीक होता है। उसके अलावा जो कोई भी सेल्स होते हैं उनके अंदर एक सीलियास होते हैं जो कि इम्यूनिटी का काम करते हैं बैक्टीरिया के अगेंस्ट, और वो लगातार मूव करते रहते हैं। तो ठंडा पानी पीने से उनकी मूवमेंट कम हो जाती है, जिसके कारण कि जिसको अगर वायरल इन्फेक्शन हुआ हो उसको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जो कि गले में ज़्यादा दर्द करता है या गले में डिस्कम्फर्ट कराता है। तो ये सब अफेक्ट ठंडा पानी पीने के हो सकते हैं। ठंडा पानी अपने आप में इन्फेक्शन नहीं करता है, पर इन्फेक्शन को बढ़ा सकता है। पर कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी फील करते हैं कि अगर उनके गले में इन्फ्लेमेशन है और वो ठंडा पानी पिए तो उन्हें बेटर लगता है। ऐसा कुछ नहीं है कि गर्म पानी पीना आपके लिए बेहतर है। तो एक रूम टेम्परेचर का पानी जिसका तापमान कुछ 16 डिग्री के आसपास हो वो बेस्ट पाया गया है जब आपको कोई इन्फेक्शन हो या कोई गले में दर्द हो। और उस वक्त ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपको पानी की मात्रा ज़्यादा पीनी चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप ठंडा पिए या गर्म पिए, लेकिन पानी की मात्रा अगर आप सही रखेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगी, जो कि किसी भी इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। गले में बार बार दर्द दो कारणों से हो सकता है। या तो आपको बार बार गले में इन्फेक्शन हो रहा हो या आपको कोई एलर्जी की शिकायत हो, जैसे कि धूल, मिट्टी, धुआं, कोई फंगस, स्पोर्स या फिर पोलन्स। तो ऐसे लोगों को गले में बार बार दर्द हो सकता है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है तो आपको उन सब चीज़ों को जिनसे आपको एलर्जी हो अवॉइड करना चाहिए। एक प्रॉपर कंसल्टेशन लेना चाहिए, समझना चाहिए कि ऐसी एक स्थिति में आप क्या दवाई ले सकते हैं ताकि आपकी समस्या बढ़े नहीं। दूसरी चीज़ है कि आपको गले में बार बार इन्फेक्शन हो रहा हो। अगर आपके गले में बार बार इन्फेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब या तो आपकी इम्यूनिटी कम है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि डायबिटीज़ या कोई ऐसी दवाई चलना जिससे कि इम्यूनिटी कम हो जाए, या आपकी उम्र ज़्यादा है उस केस में भी इम्यूनिटी कम हो सकती है। सो ऐसे लोगों को ये जो वायरल इन्फेक्शन होती है जनरली फ्लू से रिलेटेड होती है। ऐसे लोगों को फ्लू वैक्सीन लगवाना चाहिए, और स्पेशली उन लोगों को जिनको की कोई इन्फेक्शन करंटली हो रही हो उनको अवॉइड करना चाहिए, ताकि किसी से इन्फेक्शन आप आसानी से कैच ना कर सकें। जिन लोगों के घर में छोटे बच्चे होते हैं उनको ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा जल्दी होती है, या फिर कोई ओल्डर लोग, एल्डरली लोग जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, कि बच्चे स्कूल से बहुत जल्दी इन्फेक्शन कैच करते हैं और घर में आके ओल्डर लोगों को या एल्डरली लोगों को दे सकते हैं। तो इस केस में ओल्डर लोगों को या जिनको डायबिटीज़ हो उनको, ऐसे बच्चों को उससे थोड़ी दूरी मेंटेन करनी चाहिए जिनको कि इन्फेक्शन हो। तो गले में बार बार दर्द होना इस तरफ इशारा करता है कि आपको एलर्जिक कॉफ या एलर्जिक राइनाइटिस हो सकता है, और हो सकता है कि आगे जाके आपको सांस की भी कोई प्रॉब्लम हो जाए या ब्रोंकियल अस्थमा हो जाए। इसका ट्रीटमेंट यही होता है कि कुछ टेस्ट कराने चाहिए और प्रॉपरली जिन चीज़ों से आपको एलर्जी होती है उन्हें अवॉइड करना चाहिए। कभी कभी कोई एक एलर्जी टेस्टिंग भी की जा सकती है,
और उन एलर्जन से आपको बचाने के लिए एक अलग तरह की चीज़ होती है, वो भी की जा सकती है। तो यही कुछ तरीके हैं जिनसे कि आप बार बार गले में इन्फेक्शन अवॉइड कर सकते हैं, बार बार गले में दर्द होना अवॉइड कर सकते हैं। जब अगर आपको इन्फेक्शन के कारण गले में दर्द हो रहा है तो भी मोस्टली जो इन्फेक्शन होती है वो वायरल इन्फेक्शन होती हैं। इन केस में आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती नहीं। नॉर्मल एंटी एलर्जिक और थोड़ा हाइड्रेशन का ध्यान रखने से, कुछ बुखार की दवाइयाँ लेने से आपका काम चल सकता है। तो इम्पॉर्टेंट बात ये नहीं है कि आपको क्या दवाई लेनी चाहिए, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अपने आप बिना किसी डॉक्टर को दिखाए एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। देखिए, गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी पीना ज़रूरत बन जाता है। आप कोशिश करें कि फ्रिज के चिल्ड पानी के बजाय घड़े का पानी पीजिए। अगर फिर भी आपके गले में बार बार खराश हो रही है, आपका गला दुख रहा है, तब डॉक्टर से मिलिए और अपना इलाज करवाइए, क्योंकि बार बार गले का ख़राब होना मतलब पहले से गले में कोई इन्फेक्शन है। ठंडे पानी से वो उभर कर बाहर आ जाता है, इसलिए जड़ का इलाज होना बेहद ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फेट और सोडियम, ये कुछ आम इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। जानिए कैसे पता चलता है इनका बैलेंस आपके शरीर में गड़बड़ आ गया है। हमारे शरीर को हेल्दी रहने के लिए, ठीक तरह से काम करते रहने के लिए कई पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट्स मिनरल्स यानी कि खनिज होते हैं, मसलन कैल्शियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, पोटेशियम और सोडियम। ये इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे शरीर के कई कामों को कंट्रोल करते हैं और शरीर में पानी का बैलेंस बनाए रखते हैं। हमारे सेल्स तक ज़रूरी पोषण पहुंचाते हैं, खून का पीएच लेवल मेंटेन करके रखते हैं, टॉक्सिन्स यानी कि खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी मदद करते हैं, मांसपेशियों को एक्टिव रखते हैं और साथ ही हमारे दिल का भी ख्याल रखते हैं। लेकिन कई बार शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिगड़ जाता है, फिर हमारे शरीर के कई ज़रूरी कामों पर और कई अहम अंगों पर असर पड़ना शुरू हो जाता है। अब इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन क्या होता है और क्यों होता है, इसके लक्षण कैसे पहचानें और बचाव के लिए क्या करें, ये सब हमें बताया डॉक्टर सैबल चक्रवर्ती ने। डॉक्टर सैबल बताते हैं कि हमारे खून, यूरिन और बाकी अंदरूनी फ्लूइड्स में इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं। इन्हें खाने, पीने और सप्लीमेंट्स के जरिए भी लिया जा सकता है, लेकिन कई बार ये इलेक्ट्रोलाइट कम या फिर ज़्यादा हो जाते हैं और शरीर में उनका संतुलन बिगड़ जाता है। तब इसे हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कहते हैं, यानी इलेक्ट्रोलाइट्स का असंतुलन। आमतौर पर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस शरीर में तरल पदार्थों की कमी से होता है, जैसे किसी बीमारी की वजह से। अगर लंबे वक्त से उल्टियां आ रही हैं, दस्त लग गए हैं, पसीना खूब आता है, तब ये दिक्कत हो सकती है। कई बार कुछ दवाइयों या फिर किडनी, दिल और फेफड़े की परेशानी की वजह से भी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का अगर समय पर इलाज ना किया जाए तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, उसे दौरे पड़ सकते हैं या फिर कार्डियक अरेस्ट तक हो सकता है। डॉक्टर सैबल आगे बताते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का शुरू में पता नहीं चल पाता, लेकिन जब स्थिति थोड़ी बिगड़ जाती है तब इसके लक्षण दिखने शुरू होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने पर घबराहट होने लगती है, सिर दर्द होता है, मुंह बहुत सूखता है, बार बार प्यास लगती है, बेचैनी बढ़ने लगती है, चीज़ें समझने में दिक्कत आने लगती है, मांसपेशियों में कमज़ोरी महसूस होती है, उनमें ऐंठन होने लगती है, शरीर में झुंझुनाहट होती है, कब्ज़ हो जाता है, जी मचलाने लगता है, उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं, हार्ट बीट ऊपर नीचे हो जाती है, बीपी आप लो हो सकता है या हाई हो सकता है, आपके पैर, चेहरे पर भी सूजन आ सकती है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहे हैं तो डॉक्टर से मिलिए, देर मत करिए। आप घर पर भी इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने की कोशिश कर सकते हैं। डॉक्टर सैबल के मुताबिक आप खूब पानी पीजिए। अगर गर्मी का मौसम है तो खुद को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ऐसे फल और सब्जियां खाइए जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे तरबूज, संतरा, पपीता, खीरा और ककड़ी वगैरह। नींबू पानी भी पीजिए। इसके अलावा हरी सब्जियाँ खाइए, टमाटर, बीन्स, पालक, शकरकंद और अंडे खाइए। दूध से एलर्जी ना हो तो डेयरी प्रोडक्ट्स का भी सेवन कर सकते हैं। अगर फिर भी आराम नहीं मिल रहा है तो तुरंत अस्पताल जाइए, डॉक्टर से अपना इलाज करवाइए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। गर्मियों में ये मसाले शरीर को ठंडा रखते हैं, इस मौसम में इन्हें खाने में ज़रूर इस्तेमाल करिए। गर्मियों में कम मसाले वाला खाना खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना जाता है कि मसाले शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। वैसे ये बात सही भी है। ज़्यादा मसाले खाने से एसिडिटी या गैस की दिक्कत हो सकती है। हालांकि एक ट्विस्ट भी है, हर मसाले से ये दिक्कत नहीं होती। ऐसे कई मसाले भी हैं जो शरीर को ठंडक पहुंचाते हैं। इनसे भीषण गर्मी में राहत तो मिलती ही है, खाने का फ्लेवर भी बढ़ जाता है। कौन से हैं वो मसाले जो गर्मी में शरीर को पहुंचाते हैं आराम
और कैसे करें इनका इस्तेमाल, यह हमें बताया न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति खटूजा ने। दीप्ति बताती हैं कि गर्मी के मौसम में पुदीना ज़रूर खाना चाहिए। पुदीना पेट को ठंडा रखता है, साथ ही इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स हाजमे को भी ठीक करते हैं। पुदीना हमें तरोताज़ा भी रखता है। आप घर पर पुदीने की चटनी बना सकते हैं, उसे दही में मिलाकर रायता तैयार कर सकते हैं या फिर पुदीने का पानी भी पी सकते हैं। गर्मियों में आप सौंफ भी खा सकते हैं। स्वाद में मीठी सौंफ हमारा हाजमा सुधारती है, गैस और एसिडिटी में आराम देती है और ब्लोटिंग को भी कम करती है। सौंफ को आप माउथ फ्रेशनर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी खाने के बाद एक छोटी मुट्ठी भर सौंफ के बीजों को चबा सकते हैं। इसे सलाद में डाल सकते हैं या सौंफ की चाय बनाकर पी सकते हैं। चाय बनाने के लिए 1 चम्मच सौंफ के बीज को पानी में कुछ देर उबालिए, फिर इसे छानकर पी लीजिए। न्यूट्रिशनिस्ट दीप्ति आगे बताती हैं कि धनिया भी गर्मियों में आपके बड़े काम आ सकता है, फिर चाहे वो खड़ी धनिया हो, पिसा हो या फिर धनिया की पत्तियां ही क्यों ना हो। ये शरीर की गर्मी कम करते हुए हमारा पाचन सुधारती हैं, खाने का स्वाद सुगंध भी बढ़ा देती हैं। आप धनिए की चटनी बना सकते हैं, इसे सब्जी में भी डाल सकते हैं या चाहें तो धनिए का पानी भी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए 1 चम्मच धनिए के बीज को रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह छानकर पी लीजिए। आप जीरा भी खा सकते हैं। जीरा पेट को ठंडक पहुंचाता है, ये पाचन तंत्र के लिए बहुत बढ़िया होता है। अक्सर जब हमारा पेट गड़बड़ होता है तो हमारी मम्मियाँ हमें भुना जीरा खाने को देती हैं। जीरे को आप सब्जियों या फिर छाछ में डाल सकते हैं, साथ ही आप इलायची का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये शरीर को डिटॉक्सिफाई करती है, यानी शरीर की अंदरूनी जो गंदगी है उसे साफ करती है और हमारे पाचन तंत्र का ख्याल रखती है। आप अपनी चाय में या दूध में इलायची डालकर पी सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर है, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।